सो टुडे इन द कंटिन्यूशन ऑफ द चैप्टर 2 हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं जो एनसीईआरटी से हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.12 और क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि वी हैव अ चार्ज पार्टिकल 8 मिलीकूलम जो हमने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया है और हम -2 × 10⁹ कूलम चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट Q पर ले जा रहे हैं वाया पॉइंट R, यानी कि पहले हमें R पे जाना है उसके बाद हमें Q पे आना है और इसके लिए हमें जो वर्क डन लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी पहली सिचुएशन तो ये थी कि हमने पॉइंट P से R की तरफ जाना है, R से Q की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं फर्स्ट। इसके अंदर क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो पॉइंट डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। तो इसका मतलब आप P से R जाओ और R से Q, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ओरिजिन से Q पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे लिए यहाँ का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ फ्रॉम P ओरिजिन टू Q इज़ योर R ऑफ 2 लेटर से, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम R ऑफ 1 कह दें। तो अगर दोनों डिस्टेंस हमारे पास हैं तो नाउ वी कैन डायरेक्टली पुट इन द फॉर्मूला देखिए, पहले पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रॉम टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन PQ बाय Q0। Q0 यहाँ पर ये वैल्यू है और Q आपको 8 मिलीकूलम दिया। तो अब अगर हम इसे इधर ले जाते हैं तो द क्वेश्चन विल बी दिस। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर ए गिवन चार्ज वो होता है Q0 तो सेम रहेगा, बाहर आपके पास अंदर फॉर्मूला जाता है Q यानी गिवन चार्ज 4πε0, हमें कहाँ ले जाना है R2 पे। तो दिस डिस्टेंस इज R ऑफ 2 माइनस Q बाय 4πε0 एंड दिस डिस्टेंस वॉज R ऑफ 1। दोनों की वैल्यू पुट करनी है। R2 की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि आप 0.04 ले रख सकते हैं मीटर में। सेम यही वैल्यू आपको 0.03 आप ले सकते हैं फॉर पॉइंट P के लिए। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। Q0 की वैल्यू भी गिवन है, Q की वैल्यू भी गिवन है। जब आप सब सॉल्व करेंगे, प्लेस करेंगे, द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 1.2 जूल। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है 2.15 और क्वेश्चन में पूछा गया है यू आर गिवन विद अ स्फेयर, जो आपको एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और शेल के ऊपर आपने ऑलरेडी एक चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, और कहा जाता है कि अगर शेल के अंदर हम एक चार्ज रख दें Q, तो आपको बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे कितनी होगी। तो जब हम किसी भी शेल के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो उसके इनर साइड पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक माइनस कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो गया और उसकी सेम पोलैरिटी आउटर सरफेस पे चली जाती है, तो यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस Q करके। नाउ द फॉर्मूला फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इनर सरफेस का अगर हम निकाल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इनर सरफेस पे चार्ज आ गया -Q बाय 4πr²। और अच्छा, ये रेडियस आपको गिवन है R1 फॉर द इनर स्फेयर और R2 फॉर द आउटर। तो अगर मैं इनर के लिए निकालूँ दिस इज़ फॉर R1। सिमिलरली अगर आप आउटर के लिए निकालेंगे दैट इज़ कैपिटल Q प्लस Q, वो कितना हो गया 4πr²। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि जब चार्ज आप प्लेस करते हो उसकी अपोजिट पोलैरिटी इनर सरफेस पे आती है और सेम पोलैरिटी, यानी कि अगर Q इनसाइड रखा था तो सेम सरफेस पे चार्ज ऐड हो जाएगा। Q ऑलरेडी प्रेजेंट था और Q आपने कैपिटल Q स्मॉल q जो है वो आपने ऐड कर दिया। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर सरफेस पर ये आ सकती है बेस्ड ऑन व्हाट द रेडियस वाज गिवन। नाउ इसी का पार्ट B आपसे पूछता है कि अगर आपने इनसाइड द शेल एक स्फेरिकल शेल लिया और उसके अंदर आपने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो फील्ड ज़ीरो होगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपने कैविटी मानी है उस कैविटी की जो भी शेप हो, अगर स्फेरिकल है तो वेल एंड गुड, वो तब भी ज़ीरो है, और अगर इरेगुलर शेप की है तो वो तब भी ज़ीरो है। तो मैं यहाँ केस दोनों ही ले लेती हूँ। और इस केस में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब इस केस में जो स्फेरिकल कैविटी मैंने मानी वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की है, सर्कल में है। तो यानी कि अब फिगर तो आपको सर्कल ही दिखाई देगा 2 डायमेंशन में, बट वी आर कंसीडरिंग अ स्फेरिकल कैविटी। तो इस केस में अगर आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो नियर दिस कैविटी, सो आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, E0 हो जाती है। अब क्योंकि इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर इफ़ देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट, सो इस केस में चाहे अगर चार्ज प्रेजेंट हो भी तो इक्वल चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, मतलब -Q चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाता है और +Q आपने बीच में सेंटर पे रखा था। तो नेट चार्ज ज़ीरो हो तब भी, और अगर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही आ रही है।
यही चीज़ हम देख लेते हैं इर्रेगुलर शेप ऑफ कैविटी में। तो आपने कहा कि कैविटी की शेप थी वो इर्रेगुलर थी, इसमें भी आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए सपोज, लेकिन इसमें मैं एक गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करती हूँ वो इस तरीके से एज्यूम कर लेती हूँ कि आधा पार्शियल ऑफ द गॉसियन सरफेस इज कमिंग इनसाइड द कैविटी एंड पार्शियल विल बी इन दी कंडक्टर। सो अगर ऐसा कोई गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम किया है तो जितना पोर्शन आपका गॉसियन सरफेस का कंडक्टर के अंदर आ रहा है उस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। लेकिन अगर मान लें यहाँ चार्ज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तब तो यहाँ पर भी कोई पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं। बट इन केस अगर यहाँ चार्ज होता, प्लस क्यों यहाँ चार्ज होता, तो इस साइड आपके पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता और अब ये नेगेटिव चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो रहा है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज एनक्लोज नहीं हो सकता। गॉस थ्योरम कहती है कि इफ़ E इज इक्वल टू ज़ीरो सो देन ओनली योर चार्ज शुड बी ज़ीरो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्शियल पोर्शन में कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। तो जितना पोर्शन आपका कंडक्टर के अंदर आ रहा है गॉसियन सरफेस का वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उस पोर्शन में तो फील्ड है। यानी अगर आप कोई चार्ज आप यहाँ से इस पूरे गॉसियन सरफेस के अराउंड आप ले जाना चाहते हो या कहीं पर भी मूव करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पार्शियल पोर्शन में चार्ज हो और पार्शियल पोर्शन में ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो इस इनक्लोज सरफेस में चार्ज नहीं था तभी गॉसियन थ्योरम वैलिड हो सकती है और तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है, क्योंकि अगर चार्ज एक भी प्रेजेंट है उस गॉस सरफेस में अगर एनक्लोज हो गया तो फिर फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म करने के लिए कहेंगे कि जो चार्ज चाहे कैविटी की शेप कुछ भी हो, इर्रेगुलर हो रेगुलर हो, उस केस में भी आपका चार्ज जो है वो ज़ीरो ही रहना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी है। आपको कहा गया है, मैं लैंग्वेज पढ़ती हूँ एक बारी क्वेश्चन की। सो द लैंग्वेज इज शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द चार्ज सरफेस टू द अनदर साइड ऑफ द चार्ज सरफेस। और फिर यहाँ इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन भी मैं लिख देती हूँ। E2 माइनस E ऑफ 1 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। सो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है यूजिंग और ये भी शो करना है कि सरफेस पे जो है डिसकंटिन्यूटी है। अगर आप एक शीट ले रहे हो तो उस सरफेस में एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन शीट का एग्जांपल लिया है। ये एग्जैक्टली वही डेरिवेशन है जो हम प्लेन शीट के लिए करते थे, बट थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज किया था, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया है, तो उसी में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास गॉस थ्योरम था, फ्लक्स के लिए हम रिलेशन निकालते थे E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर दो सरफेस हैं, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है। पॉइंट P1 के लिए फील्ड ले ली E1, उसका एरिया वेक्टर जो है n कैप, n1 कैप ले लेते हैं। फॉर टाइम बीइंग मैं ले रही हूँ n1 कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने E2 और उसका एरिया वेक्टर ले लिया n2। लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि n क्या चीज़ है, n आपका यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सरफेस 1 से लेकर टू सरफेस 2 की तरफ, यानी 1 से 2 की डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर को वो n कैप कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि n2 इज़ योर इक्वल टू n कैप। तो अगर n2 n कैप है तो मैग्नीट्यूड तो आपका n2 का वेक्टर का और n1 वेक्टर का दोनों का सेम ही होता है, देखिए। और n कैप का भी मैग्नीट्यूड, यानी इन सब के मॉड्स तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट द ओनली थिंग इज़ डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर n2 को आप n के बराबर मान रहे हो तो n1 क्या हो जाएगी, माइनस n कैप के बराबर, क्योंकि n1 पॉइंट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में n2 की। तो इसलिए मैंने n1 को यही डायग्राम में लिख दिया, दैट इज इक्वल टू n1 ऑफ कैप। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, और अभी हम इसी इक्वेशन की फॉर्म में आते हैं फाइनली। यहाँ एक बात और हम ऐड कर सकते हैं कि हमें फील्ड निकालनी है पॉइंट P1 पे, पॉइंट P2 पे, प्लस द फील्ड ऑफ द कर्व्ड सरफेस। लेकिन हमें पता है कर्व्ड सरफेस की फील्ड आउटवर्ड पॉइंट करती है और जो एरिया वेक्टर वो आउटवर्ड पॉइंट करता है, बट फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। तो ये कर्व्ड सरफेस कहीं पर भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो हम सम टोटल करेंगे सिर्फ पॉइंट P1 का एंड पॉइंट P2 का। नाउ आई हैव रिटन द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। फ्लक्स था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज को हम लिखते हैं सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस शीट। जो भी हमने शीट ली उसकी थिकनेस थी या नहीं थी, इस वक्त फ़िलहाल हम इनफाइनाइट शीट की बात कर रहे हैं जिसकी थिकनेस नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले लिया,
और यहाँ पर भी डी एस है, लेकिन डी एस वैक्टर को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। डी एस वैक्टर क्या होता था, डी एस मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज़ द डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ एन कैप ही लिया है, लेकिन जब सरफेस 2 की बात कर रहे हैं तो N2 लेंगे, और जब सरफेस 1 की बात कर रहे हैं तो हम N1 लेंगे, क्योंकि N1 इस तरफ पॉइंट कर रहा था और N2 अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। यहाँ पर आ गया हमारे पास, बट डी एस एंड डी एस टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद E2 N2 कैप। बट इफ़ यू रिमेंबर, हमने जस्ट पिछले केस में N2 को क्या कहा था, N कैप कहा था। सो वी कैन जस्ट राइट N कैप, देन E1 को एज इट इज़ प्लेस करते हैं, और N1 को हमने बोला था माइनस एन कैप, तो ये हो गया माइनस एन कैप, वो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया है, एंड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आप यहाँ से E2 माइनस E ऑफ 1, ये वेक्टर है यहाँ पर भी, और उसके बाहर हम डॉट एन कैप को कॉमन निकाल सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही इक्वेशन हमें डिराइव करनी थी, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से प्रूव कर दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट क्यों आई है, ये माइनस सिंबल क्यों आया है, हम ऐड कर रहे थे, बट क्योंकि N1 जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया, हमारा N1 जो था, ये N1 जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और N2 जो है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये N2 गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि N इज़ व्हाट, अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, तो जो N1 होगा वो गिवन वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा, इसलिए वो माइनस N1 लिया गया। सो वी हैव दिस इक्वेशन। अब प्रूव क्या करते हैं हम यहाँ, सो अगर E2 है, E2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम E1, 1 सरफेस से 2 सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, और आपके पास ये E1 है, दिस E1 पॉइंटिंग फ्रॉम सेकेंड सरफेस टुवर्ड द फर्स्ट सरफेस। सो ये आपका E1 था, और दूसरी तरफ आपके पास E2 था, लेकिन आप देखें ये E2 था, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है एरो, और ये इस तरफ पॉइंट कर रहा था, दोनों फील्ड अपोजिट हैं, तो बीच का जो सरफेस है यानी इनसाइड द कंडक्टर, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और आपको E मिल जाएगा 0। और होता भी यही है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। तो इन वन वे हम ये कह सकते हैं कि फील्ड इनसाइड तो प्रेजेंट थी ही नहीं, तो जो भी फील्ड प्रेजेंट थी वो सिर्फ आउटर सरफेस पे थी। E2 थी और वो स्टार्ट कहाँ से करती, वो सेकंड सरफेस से शुरू करती, क्योंकि इनसाइड है नहीं। सेम इसी तरह से E2 क्या है, E1 क्या है, वो भी सिर्फ सरफेस से शुरू कर रही है, इनसाइड कोई फील्ड है नहीं। तो हम कंक्लूजन पार्ट हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एज E इज 0 इनसाइड, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो वो कहाँ प्रेजेंट कर रही है, ओनली आउटवर्ड। फील्ड इज प्रेजेंट, और वो दोनों डायरेक्शन के लिए पॉसिबल है। मतलब इस इक्वेशन में अगर आप E1 को 0 कह दें तो सिर्फ E2 प्रेजेंट होगी, और वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। और अगर इसी इक्वेशन में आप E2 को 0 कह दें तो सिर्फ E1 प्रेजेंट होगी, वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। माइनस सिंबल जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम मैग्नीट्यूड वाइज अगर किसी क्वेश्चन में कहना हो या डायरेक्शन कॉम्पोनेंट के टर्म्स में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि E1 E2 इज इक्वल टू एन कैप। ये बात कही जा सकती है, E1 E2 जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है जस्ट आउटसाइड। वो किस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन दोनों में से किसी एक को आप 0 मान लें तो आपके पास ये आएगा। अदरवाइज़ ये इक्वेशन अपने आप को पूरा वैलिड कर रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर E1 है भी तो E1 एग्जिस्ट करती है इस साइड और E2 एग्जिस्ट कर रही है इस तरफ, तो इन साइड तो आपकी फील्ड 0 ही जा रही है बोथ केसेस के अंदर। तो अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो भी फील्ड 0 है, और अगर आप एक कंपोनेंट को E1 कंपोनेंट को मानते नहीं हैं, सिर्फ E2 को मानते हैं, तो भी आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड की फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट बात, मतलब हमें एक्चुअली यही इक्वेशन प्रूव करनी थी, आपको ये बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड पार्ट है कि अगर आपके पास इनसाइड फील्ड ही नहीं है तो जो फील्ड है वो सिर्फ सरफेस से शुरू हो रही है, और वो सरफेस वाला फील्ड का है सिर्फ E2 जो कि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सेम ऐसे यहाँ से जो फील्ड एक्ट कर रही है वो सिर्फ E1, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक टेंजेंशियल सरफेस लें, let me read the language. Show that the tangential component of the electrostatic field is continuous from one side of the charged surface to the another side. So let us see the figure. Let us consider a plain sheet with a charge distributed. Okay, ये 1 था, E1 कह लो, E2 कह लो या E कह लो, ये सभी सेम ही हो जाती हैं, बट E जो मैं मान रही हूँ यहाँ पर ये इनवर्ड वाली थी, तो ये E इज़ 0 है इनसाइड वाली। बट अगर सरफेस पे निकालनी हुई किसी भी डायरेक्शन में E1 हो E2 हो, वो E के बराबर भी कही जा सकती है, या इसे E मत मानिए अभी यहाँ पर,
क्योंकि लेट अस कॉल इट एज E1 E2, क्योंकि हम E1 और E2 ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि एक शीट आपको गिवन है और उस शीट के लिए आपको कहा गया है कि यू हैव टू शो दैट द फील्ड जो है कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम मान लेते हैं अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें प्रेजेंट करना है, वैसे तो फील्ड हमेशा कैसी होती है, नॉर्मल होती है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में शो की, हमने फील्ड नॉर्मल ली। लेकिन अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें चाहिए तो हमें फील्ड को सर्टेन डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस से ये आपका E1 था, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, वन कंपोनेंट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, अनदर कंपोनेंट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। सो जो हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए उसको हम कहते हैं E1 डैश। सेम ऐसे ही कोई फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ भी होगा जो कि E2 डैश यहाँ हो गया, और ऐसे ही कंपोनेंट यहाँ पर भी होगा। तो हमने सिर्फ डायरेक्शन के कंपोनेंट माने हैं। आपके पास फॉर्मूला होता था, अब यहाँ अप्रोच क्या लेनी है, क्योंकि चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेल्टा V इज़ ज़ीरो, यानी चेंज इन पोटेंशियल नहीं हो रहा सरफेस में। और चेंज इन पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, या फिर वर्क डन को हम डिफाइन करते थे E.dl इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वो किसका, क्लोज लूप में इंटीग्रल, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप शुड बी ज़ीरो। यही फार्मूला होता था हमारा पोटेंशियल को डिफाइन करने का। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से आई है ये इक्वेशन। सो यहाँ हमने E.dl इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चले। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक कंपोनेंट आ रहा है उस तरफ, एक कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ, यानी कि आप चार्ज को कहाँ से लेके जा रहे हो, फर्स्ट सरफेस इस साइड था, सेकंड सरफेस इस साइड, तो फर्स्ट सरफेस से घुमाकर आप सेकंड सरफेस की तरफ ले जा रहे हो चार्ज को। तो क्या हमें कोई काम करना पड़ा, हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, E.dl ही नहीं एक्ट कर रहा है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ कंपोनेंट मान लिए, एक E1 डैश माना, एक E2 डैश माना। ये कौन से कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट मानती हूँ यहाँ पर, तो दो केसेस ले लेते हैं अलग अलग। एक के लिए आ गई आपके पास E1.dl, और दूसरी डायरेक्शन में E1 डैश लेते हैं इस कंपोनेंट को। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो E1 cos थीटा, या जो भी आपने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में माना, साइन थीटा की फॉर्म में या cos थीटा की फॉर्म में, वो कंपोनेंट मैं एज इट इज़ ही रख रही हूँ अभी के लिए। एंड E2 डैश ऑफ dl, ये भी इंटीग्रल में है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस क्यों माना है, क्योंकि सेम लैंग्वेज हमने तब कहा था कि अगर एक उस तरफ पॉइंट कर रहा है तो एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इसमें से इसका आप डेरिवेशन लेते हैं, तो E1 डैश इंटू लेंथ आपके पास वैल्यू आ जाती है, और इस तरफ लेते हैं आपको आएगा E2 डैश इंटू एल आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन। टोटल लेंथ के लिए L आ गया, इधर भी टोटल लेंथ के लिए L आ गया, बट दिस स्टिल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यानी कि E1 डैश माइनस E2 डैश, और हम कह दें उसको L इज इक्वल टू ज़ीरो, बट लेंथ तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती। इसका मतलब E1 डैश जो है वो E2 डैश के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट कंटिन्यूस है। तो अगर E1 डैश E2 डैश के इक्वल जा रहा है तो ये कंटिन्यूटी बन रही है। जबकि इससे पहले केस में आप देखिए, जब मैंने प्रीवियस केस लिया था तो हमारे पास E1 डैश E2 इक्वल नहीं आ रहे थे, तब हमारे पास वैल्यू आ रही थी सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन डायरेक्शन डिफर कर रही थी और एक डिसकंटिन्यूटी भी थी। बट यहाँ क्या है, यहाँ E1 डैश और E2 डैश दोनों इक्वल आ रहे हैं, और इसलिए कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, पॉसिबिलिटी लेंथ तो ज़ीरो हो नहीं सकती। सो हैंस वी कैन से दैट, इसको आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा V अगर ज़ीरो है दैट मीन्स द वर्क डन इज़ ज़ीरो, और अगर वर्क डन ज़ीरो आ रहा है तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड में वेरिएशन नहीं आया। तो अगर फील्ड में वेरिएशन नहीं तो फील्ड कंटिन्यूस रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू सो मच।